स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 8 के छात्रों के लिए हिंदी तृतीय भाषा के लिए हिंदी तृतीय भाषा के छात्रों के लिए मैं अध्याय 3 जैसे को तैसा इस पाठ के व्याख्या को लेकर आई हूँ। तो सभी छात्रों से मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जैसे को तैसा इस पाठ के शीर्षक से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसा को तैसा मतलब जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस पाठ में ये बताया गया है कि अगर हम लोभ, अगर हम बेईमानी और पाप करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, मतलब भविष्य में हमें भी कुछ बुरा ही फल मिलने वाला होता है। तो इस पाठ में हम लोभ और पाप के रास्ते पर चलने वाले लोगों के साथ भी चलने वाले लोगों का पतन होता है। लोभ और पाप बहुत बुरा होता है। लोभ और पाप अगर ऐसे अमानवीय गुण किसी व्यक्ति में आ जाए तो उसका पतन होके रहता है, या तो फिर उसे भी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। ये पाठ बहुत ही सुंदर है। जैसे को तैसा पल्सन की कहानी से ये उद्धृत है। तो आइए हम इस पाठ का आनंद उठाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक कस्बे में नादुक नाम का एक व्यापारी व्यक्ति रहता था। उसे व्यापार में बहुत समृद्धि मिली। आसपास के इलाके में उसका नाम हो गया था। तो नादुक नाम के एक व्यापारी की बात हो रही है जो बहुत पहले की बात है। नादुक नाम का व्यापारी जो बहुत पहले के समय की बात है और जो किसी एक कस्बे में रहता था और वह व्यापार करता था। व्यापार में उसे बहुत समृद्धि मिली थी और उसके आसपास के इलाके में उसका बड़ा नाम भी हो गया था। समय बदला और कुछ समय बाद उसे व्यापार में घाटा पड़ गया। व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। तो समय के साथ साथ कुछ समय बाद, मतलब पहले तो उसे व्यापार में बड़ी ही उसे समृद्धि मिली, वो व्यापार में बड़ा ही लाभ कमाया, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने के साथ साथ व्यापार में उसे घाटा भी होने लगा था। धीरे धीरे वो कर्ज में डूब गया। चारों ओर वो उधार लेने लगा, दूसरे व्यवसायियों से उधार लेने लगा। नादुक ने भी समझ लिया कि वे उसके दुख के दिन थे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई लाभ नहीं। यह सोचकर उसने विदेश में जाकर धन कमाने का निश्चय किया। नादुक फिर सोचता है कि कैसे वो अपने समय को बदले, कैसे वो अपने समय को फिर से पहले के समय में ले जाए, या फिर से पहले के समय में वो मतलब जिस तरह से पहले उसे उसके घर में समृद्धि थी, उसके जीवन में समृद्धि थी, वो फिर से कैसे उस समय को पाए। उसने बहुत सोचा विचारा। सोच विचार करने के बाद उसे ये समझ में आया कि हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कोई फायदा नहीं। उसे काम बदलने होंगे, व्यापार बदलने होंगे और उसे विदेश जाना होगा, बाहर जाना होगा व्यापार करने के लिए। यहाँ से काम नहीं होगा। यह सोचकर उसने विदेश जाकर धन कमाने का निश्चय किया। उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेचने के बाद उसके पास एक लोहे की बहुत भारी छड़ी रह गई थी। वो लोगों के कर्ज को चुकाने के लिए वो क्या करता है कि वो अपने सारे कीमती सामानों को वो बेच देता है। जिससे भी उसे कुछ पैसे का, जिस भी सामान से उसे कुछ पैसे मिल पाने की उम्मीद थी, उन सारे सामानों को वो बेचकर वो अपने कर्जदारों के कर्ज को चुकाता है। और सिर्फ सब कुछ बेचने के बाद उसके पास सिर्फ एक लोहे की बहुत भारी छड़ रह गया था। लोहे का रॉड, लोहे का एक छड़ रह गया था। नादुक का एक मित्र था लक्ष्मण। लक्ष्मण उसका मित्र था। यात्रा पर जाने से पहले नादुक अपने मित्र के घर गया। नादुक के कहानी सुनकर लक्ष्मण को बहुत ही दुख हुआ। उसने कहा, मित्र, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। नादुक का एक मित्र था लक्ष्मण। अब जब हम कहीं बाहर एकदम से के लिए या हम बहुत समय लंबे समय के लिए अगर हम बाहर चले जाते हैं तो अवश्य अपने मित्र को बताकर हम जाते हैं। तो नादुक ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। वो अपने मित्र लक्ष्मण के पास गया और लक्ष्मण से जाकर उसने अपनी सारी बातें बताई कि उसे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है। अब उसे व्यापार को वो फिर से वो नए सिरे से अपने व्यापार में वो लाभ कमाना चाहता है। तो इत्यादि सुनकर लक्ष्मण को भी बहुत दुख हुआ और उसने कहा कि मित्र, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। तुम तो जा रहे हो, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तुम्हारे लिए तो मुझे बताओ। लक्ष्मण ने बड़े ही विनीत स्वर में अपने मित्र की सहायता करने के विचार से उसने कहा। नादुक ने कहा, मित्र, मेरे पास एक लोहे का छड़ है।
अगर तुम्हें कोई मुश्किल ना हो तो मेरे विदेश से वापस आने तक उसे अपने पास रख लो। तब नादुक ने कहा, हाँ मित्र, मेरे पास एक लोहे की छड़ बची है जो मेरे पास है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई मुश्किल ना हो तो तुम मेरे इस लोहे की छड़ को अपने पास रख लो। बस इतनी सी बात, भला इसमें क्या है। तुम अपनी छड़ निसंकोच मेरे पास रख सकते हो। तुम जब भी उसे वापस मांगोगे मिल जाएगी। नादुक ने अपने मित्र को धन्यवाद दिया और उसका आभार मानते हुए अपने घर चला गया। और नादुक जब उसके मित्र ने उसके लोहे के छड़ को रखने की बात कही तो नादुक को इससे बड़ा ही फायदा हुआ। वो बड़ी चिंता में था कि उस लोहे की भारी छड़ को वो कहाँ रखे, क्योंकि इस छड़ को बेचने पर इससे अच्छी रकम हासिल होने की संभावना थी। नादुक को यह पता था। तो लक्ष्मण ने उसके इस समस्या का हल कर देता है। तो वो कहता है कि बस इतनी सी बात, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारे छड़ को तुम निसंकोच मेरे पास रख कर जाओ। जब भी तुम विदेश से वापस आ जाओ और तुम जब भी वो वापस मांगोगे तुम्हें वो छड़ मिल जाएगी। नादुक बड़ा ही निश्चिंत होकर अपने मित्र को धन्यवाद देता हुआ, मित्र का आभार मानता हुआ वो वहां से अपने घर को चला आया। लोहे की छड़ को लक्ष्मण के घर छोड़कर नादुक विदेश यात्रा पर चला गया। अब लोहे की छड़, जो कि भारी सा छड़ था, लक्ष्मण के घर नादुक उसे छोड़ने के लिए आया और उसे वहां रखकर अब वो विदेश यात्रा पर निश्चिंत होकर चला गया। कई वर्षों तक नादुक ने देश विदेश की यात्रा की और जगह जगह जाकर व्यापार किया। उसका भाग्य अच्छा था, व्यापार चल निकला और कुछ ही समय में वह फिर धनवान हो गया। नादुक जो था उसे व्यापार का अच्छा तजुर्बा था। नादुक पहले भी व्यापार करता था, लेकिन समय बदलने के कारण किसी कारणवश उसे व्यापार में घाटा हो गया था। अब कई वर्षों तक नादुक जो है उसने देश विदेश की यात्रा की, मतलब एक ही जगह वो नहीं रहा। वो विदेश में बहुत सारे देशों की यात्रा की और जगह जगह रहकर उसने व्यापार किया। उसका भाग्य अच्छा था। उसका व्यापार जो था, जो भी व्यापार वो किया उसमें उसे लाभ हुआ और वो फिर से धनवान हो गया। धनवान होने के बाद अपनी सारी दौलत लेकर वह स्वदेश अपने घर लौट गया। उसने नया मकान खरीदा और वह एक बार फिर ठाट बाट से अपना कारोबार चलाने लगा। अब नादुक क्या है कि जब वो धन कमा लिया, अब वो फिर से वो धनवान हो गया, तो उसे अपने स्वदेश की याद खाई जा रही थी। वो फिर से वो सारे दौलत को लेकर वो स्वदेश अपने देश लौट आया, अपना घर लौट आया। उसने एक नया मकान भी खरीदा और वो फिर से ठाट बाट के साथ, जिस तरह वो पहले ठाट बाट के साथ समृद्धि के साथ अपने कारोबार को चलाता था, बिल्कुल वैसे ही ठाट बाट के साथ अपने कारोबार को चलाने लगा। कुछ समय के बाद वह अपने मित्र लक्ष्मण से मिलने गया। नादुक को देखकर लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुआ और प्रेम पूर्वक बैठाया। नादुक ने उसे अपनी यात्रा और व्यापार के हाल चाल सुनाए। चलते समय उसने लक्ष्मण से कहा, मित्र, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ और तो सोचता हूँ कि अपनी लोहे की छड़ भी लेता जाऊं। आपको भी बहुत दिन हो गए हैं उसकी रखवाली करते हुए। लक्ष्मण से कहता है कि मित्र, मैं तो अब यहाँ आ चुका हूँ और ये जो लोहे की छड़ जो मैं तुम्हारे पास में रख कर गया था, ठीक है, तो अब मैं उसे ले जाता हूँ, क्योंकि उसकी रखवाली करते हुए आपको भी बहुत दिन हो गया है, तो आपको भी तो कष्ट होता होगा मेरी उस छड़ की रखवाली करने में, तो अब मैं उसे वापस ले जाना चाहता हूँ। नादुक की बात सुनकर लक्ष्मण ने अपना सिर खुजलाया और ऐसी सूरत बना ली जैसे कि वह बड़ा ही चिंतित हो। उसके मन में बेईमानी आ गई थी। वह जानता था कि छड़ को बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। उसने नादुक से कहा, मैंने तुम्हारी लोहे की छड़ को संभाल कर गोदाम में रख दी थी, लेकिन एक दिन जब मैं उस गोदाम में देखने गया तो देखा कि दुष्ट चूहों ने सारी छड़ को कुतर कर खा डाली थी। दुर्भाग्य से वैसी छड़ बाजार में भी मिलनी मुश्किल है, वरना मैं खरीद कर ही तुम्हें वापस कर देता। अब मैं उसके बारे में तुमसे क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। नादुक के उस छड़ के मांगते ही लक्ष्मण के मन में अब बेईमानी आ गई थी। लक्ष्मण अब वो सच्चा नहीं रहा, उसके मन में बेईमानी आ गई थी। वह जानता था कि उस छड़ को बेचकर वह अच्छा पैसा कमा सकता है, उसे अच्छा पैसा मिल सकता है। उसने नादुक को बुद्धू बनाने के लिए या बेवकूफ़ बनाने के लिए वह नादुक से कहता है कि मैंने तुम्हारे छड़ को बड़ी यत्न के साथ
गोदाम में रख दिया था। लेकिन एक दिन जब मैं गोदाम में उस छड़ को देखने के लिए गया तो मैं देखता हूँ कि दुष्ट चूहों ने तुम्हारी छड़ को कुतर कर खा ही डाली थी। अब दुर्भाग्य से वैसे छड़ तो बाजार में भी नहीं मिलता। अगर बाजार में ऐसा छड़ मिलता तो मैं खरीद कर तुम्हें वापस कर देता। अरे, इसमें इतनी दुखी होने की क्या जरूरत है? नादुक ने कहा, अगर लोहे की छड़ को चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? चलो छोड़ो, जो गया सो गया। इतना कहकर नादुक घर जाने के लिए मुड़ा, पर फिर रुककर बोला, अरे हाँ, मैंने अपनी यात्रा के दौरान तुम्हारे लिए एक उपहार खरीदा था। अपने लड़के रामू को मेरे साथ भेज दो, मैं उसी के हाथ भिजवा दूंगा। लक्ष्मण अपनी चतुराई पर प्रसन्न था। साथ ही उसे लग रहा था कि वह अपनी चोरी में सफल ही नहीं हुआ, बल्कि उसने नादुक को झूठी बातों का विश्वास भी करा दिया है। साथ ही साथ वह उपहार देखने को भी उत्सुक था। इसलिए वह तुरंत अपने बेटे रामू को बुलाया और उसे नादुक के साथ भेज दिया। लक्ष्मण नादुक बड़ी अच्छी तरह से समझ गया था कि लक्ष्मण जो कह रहा है झूठ कह रहा है। लक्ष्मण को वह इसका सबक सिखाना चाहता था। उसने लक्ष्मण से कहता है कि लक्ष्मण से वो कहता है कि देखो, मैं विदेश की यात्रा से जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार भी लाया है, मैं लाया हूँ। तो तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं उसके हाथों तुम अपने बेटे रामू को मेरे साथ भेज दो, मैं उसके हाथों तुम्हारा उपहार भी भिजवा दूंगा। लक्ष्मण जो था वह उसे लग रहा था कि वह बड़ा ही चतुर है। वह बड़ा ही खुश था कि एक तो वो उसके छड़ को चोरी कर लिया और उसने उसे उल्टी सीधी उसे कुछ भी सुना दिया, और नादुक जो है उसे विश्वास कर लिया। वह बड़ा खुश था कि उसके बातों पर नादुक ने विश्वास भी कर लिया, तो छड़ जो है वो बेचकर उसका पैसा, अच्छा रकम भी उसे मिल जाएगा। और अब वो खुश था कि नादुक ने उसके लिए कोई उपहार लेकर आया, जो विदेश से कोई उपहार भी लेकर आया है। अब उसे उपहार देखने की भी तत्परता उसमें बहुत अधिक थी। तो वह तुरंत अपने बेटे रामू को नादुक के साथ भेज दिया। नादुक रामू को लेकर घर पहुंचा और उसे बहला फुसलाकर तहखाने के अंदर ले गया। फिर उसने रामू को वहीं छोड़कर तहखाने का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और चुपचाप अपने काम धंधे में लग गया। शाम को जब रामू लौट कर नहीं आया तो उसके पिता को चिंता होने लगी। नादुक ने रामू को लेकर गया। ठीक है, रामू को लेकर अब उसके घर पहुंचा और कैसे भी बहला फुसलाकर तहखाने में, जहां गोदाम जैसा है, जो गोदाम है नादुक का, उस तहखाने के अंदर ले गया और उसने रामू को वहीं छोड़कर बाहर से तहखाने का दरवाजा भी लगा दिया और रामू को अंदर तहखाने में बंद कर दिया। दरवाजा बाहर से लगा हुआ है। चुपचाप अपने काम धंधे में लग गया। शाम को जब रामू वापस नहीं आया तो लक्ष्मण अर्थात रामू के पिता लक्ष्मण को अब चिंता होने लगी। वह बहुत चिंतित हुआ कि उसका बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आया। वह जल्दी से नादुक के घर गया और नादुक से पूछने लगा, भाई, मेरा लड़का लौटकर घर नहीं आया। नादुक ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, क्या बताओ दोस्त, जब हम दोनों तुम्हारे घर से हमारे घर आ रहे थे तो अचानक एक बाज नीचे झपटा और मेरे कुछ करने से पहले ही रामू को लेकर उड़ गया। झूठ, एकदम झूठ। तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? लक्ष्मण ने चिल्लाकर कहा। कहीं एक बाज 15 वर्ष के लड़के को लेकर उड़ सकता है? फिर तो उन दोनों में जोर जोर से तू मैं होने लगी। उन दोनों के बीच झगड़े को सुनकर चारों ओर से लोग दौड़े हुए आए और उनके आसपास भीड़ जमा हो गई। उन्होंने उन दोनों के बीच फैसला करवाने की कोशिश की, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में वे न्यायालय की शरण में पहुंचे। नादुक जो है वो लक्ष्मण से बड़ी ही सुंदर कहानी उसने भी लक्ष्मण से बताया कि तुम्हारे बेटे के घर न जाने का कारण ये है कि अचानक से एक बात जो है तुम्हारे बेटे को लेकर ऊपर उड़ गया। तो उसके इस कहानी को सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि बिल्कुल झूठ, तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो। ऐसा कभी संभव है कि एक 15 साल के लड़के को लेकर बाज ऊपर उड़ जाए? ये तो संभव नहीं है, तुम बिल्कुल झूठ कह रही हो। और दोनों मित्रों में अब बहुत झगड़ा होने लगा। आसपास के लोगों ने उन दोनों के झगड़े को मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। अंततः इस झगड़े के फैसले के लिए वो दोनों मित्र कहाँ गए? न्यायालय में पहुंच गए। न्यायालय की शरण में उन्हें जाना पड़ा। न्यायाधीश के पास पहुंचते ही लक्ष्मण जोर से चिल्लाकर कहा, हुजूर, इस आदमी ने मेरा बच्चा चुरा लिया है।
कृपा करके मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दीजिए। न्यायाधीश ने नादुक से पूछा, क्या तुमने इसका बच्चा चुराया है? नादुक ने जवाब दिया, श्रीमान, यह मैं कैसे कर सकता हूँ? उसे तो मेरी आंखों के सामने एक बाज उठाकर ले गया। न्यायाधीश ने क्रोध में आकर कहा, तुम झूठे हो। बाज एक लड़के को कैसे लेकर उड़ सकता है? नादुक ने विनीत होकर कहा, हुजूर, यह संभव है। अगर लक्ष्मण के गोदाम में एक भारी भरकम लोहे की छड़ को चूहे खा सकते हैं तो एक बाज लड़के को क्यों नहीं उठा सकते? नादुक ने भी उस समय विनीत स्वर में न्यायाधीश से कहा कि हुजूर, एक बाज लड़के को उठा सकता है। यह तभी संभव है जब लक्ष्मण के गोदाम से एक भारी से लोहे के छड़ को चूहे कुतर कर खा सकता है तो एक बाज भी लड़के को उठा सकता है। यह सुनकर न्यायाधीश चकित तो हुआ ही, वह नादुक की पूरी कहानी जानने के लिए उत्सुक भी हो गया। नादुक ने लोहे की छड़ का सारा किस्सा सुनाया। उसकी कहानी सुनकर न्यायाधीश ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि तुरंत नादुक को उसकी छड़ लौटा दे और नादुक से कहा कि वह लक्ष्मण को उसका बेटा वापस कर दे। इस फैसले से नादुक और लक्ष्मण दोनों प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक न्यायाधीश की आज्ञा का पालन किया। तो न्यायाधीश जब सारी कहानी सुनते हैं, न्यायाधीश समझ जाते हैं कि नादुक जो है वो बुरा इंसान नहीं है। वो लक्ष्मण की बेईमानी और लक्ष्मण के गलत इरादों और उसके जो गलत इरादे थे, उसके जो कटु विचार थे, उसके लिए ही नादुक ने उसके बेटे को अपने पास रख लिया है। नादुक ने लोहे की छड़ का सारा किस्सा न्यायाधीश को सुनाया। न्यायाधीश सुनकर पूरी घटना समझ गए और उसने तुरंत ही लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि वह जल्दी से लोहे की छड़ को नादुक को लौटा दे और नादुक को भी ये आदेश दिया कि वह लक्ष्मण को जल्दी वापस कर दे। न्यायाधीश के इस फैसले से नादुक और लक्ष्मण दोनों बड़े प्रसन्न हुए और दोनों ने वही किया जो न्यायाधीश ने करने को कहा। न्यायाधीश की आज्ञा का पालन दोनों ने किया। तो ये है कहानी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर कोई बेईमानी से बहुत अधिक धन कमाने की बात सोचता है तो उससे फ़ायदा नहीं होता है, उसे भी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहावत आता है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है। तो स्टूडेंट, आज यहीं तक। धन्यवाद।